आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। श्री अयोध्या धाम में आयोजित टाइमलेस अयोध्या लिटरेचर एंड आर्ट्स फेस्टिवल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा, अयोध्या सिर्फ एक नगर नहीं बल्कि सनातन संस्कृति का जीवंत प्रतीक है। यह वो भूमि है जहां प्रभु श्री राम ने जन्म लिया, जहां धर्म, मर्यादा और आदर्शों की आधारशिला रखी गई। आज टाइमलेस अयोध्या लिटरेचर एंड आर्ट्स फेस्टिवल के माध्यम से हम न केवल इस पावन धरा की संस्कृति और साहित्य का उत्सव मना रहे हैं, बल्कि भारत की गौरवशाली परंपराओं को पुनः जीवंत करने का संकल्प भी ले रहे हैं। साहित्य और कला समाज का दर्पण है। ये न केवल अतीत को संरक्षित करते हैं बल्कि भविष्य का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। अयोध्या, जो अब एक वैश्विक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उभर रही है, इस महोत्सव के माध्यम से साहित्य और कला की अमूल्य धरोहर को संजोने और आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। आज जब राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, तब हमें इस अवसर का उपयोग अयोध्या को धार्मिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक पुनर्जागरण के केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए करना चाहिए। यह फेस्टिवल भारतीय सभ्यता की अमरता का प्रतीक बनेगा, जहां हम अपने ग्रंथों, कला, लोक संस्कृति और समृद्ध साहित्य पर मंथन करेंगे। मैं सभी विद्वानों, कलाकारों और आयोजकों को बधाई देता हूं, जिन्होंने इस आयोजन को एक ऐतिहासिक आयाम दिया है। अयोध्या भारतीय चेतना का केंद्र थी, है और सदा रहेगी। आइए हम सब मिलकर इस गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाएं। अयोध्या लिटरेचर फेस्टिवल के शुभारंभ के अवसर पर आज के इस समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, अयोध्या जनपद के प्रभारी मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, प्रदेश के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, अयोध्या लिटरेचर फेस्ट के संयोजक श्री हितेंद्र मिश्र जी, उत्तर प्रदेश सरकार के सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी, पद्म पुरस्कार से सम्मानित सुप्रख्यात कलाकार श्रीमती मालिनी अवस्थी जी, चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी, श्री प्रविंदर सिंह जी, अनंत विजय जी, पूज्य संत आचार्य मिथिलेश नंदनी शरण जी, अयोध्या के महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी जी, डॉक्टर शैलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र जी, कार्यक्रम के निदेशक मिनल हसन जी और इस कला और साहित्य के मिनी कुंभ में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, अयोध्या में अपने आप में आधुनिक समय का यह एक नया फेस्टिवल प्रारंभ करने के लिए यतेंद्र मिश्र जी को और उनकी पूरी टीम का मैं अभिनंदन करता हूं और आप सबका मैं स्वागत करता हूं। अयोध्या भारत के सनातन धर्म की एक आधार भूमि है, सप्तपुरियों में प्रथम पुरी है। सनातन काल से ही सनातन धर्म की प्रेरणा स्थली रही है। भगवान ऋषभ देव
से चली परंपरा, जिसे भगवान मनु ने न केवल पूरी पृथ्वी में मनुष्यों के रहने की व्यवस्था का संचालन कैसे होना चाहिए, जिसे आप मानव धर्म कह सकते हैं, उसकी शुरुआती भूमि यही अयोध्या है। और इसी अयोध्या में सूर्यवंश की परंपरा में श्री हरि विष्णु के एक अवतार के रूप में मानवीय मर्यादा और आदर्श के जो सर्वोत्तम स्वरूप है वह है प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम की इस पावन धरा भूमि पर आयोजित यह सम्मेलन अपने आप में अद्भुत है। मैं इसे अद्भुत इसलिए कहूंगा कि इतने वर्षों तक अयोध्या क्यों मौन रही, जबकि यह एक सत्य है कि जिसने राम पर लिखा वह महान हुआ। महर्षि नारद ने भी महर्षि वाल्मीकि को एक ही बात कही। जब वाल्मीकि के मुंह पर एक छंद फूट रहा था तो उन्होंने कहा मैं किसको समर्पित करूं, तो नारद जी ने उन्हें प्रेरणा दी कि इस धरती पर लिखने के लिए कोई एक महामानव है जो ईश्वरीय सत्ता का संचालन कर रहा है, वह केवल राम है। राम पर लिखोगे तो लेखनी धन्य हो जाएगी और महानता को प्राप्त करेगी। व्यावहारिक संस्कृत का दुनिया का पहला महाकाव्य रामायण बन गई। और याद करिए, वह आधार भूमि बनती है साहित्य की। हम वैदिक संस्कृत से व्यावहारिक संस्कृत में आ गए। व्यावहारिक संस्कृत से कैसे अपनी लेखनी को धन्य करना है, यह अगर सीखना है तो महर्षि वाल्मीकि के शरण में जाइए, जिन्होंने राम को आधार बना करके महाकाव्य की रचना कर डाली। उससे पहले उस प्रकार का महाकाव्य किसी ने नहीं रचा था। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम उसकी आत्मा बने, अयोध्या उसका आधार बना, तो साहित्य की एक नई विधा का सृजन हो गया। साहित्य की जिस नई विधा का सृजन होता है वह कालांतर में आपने फिर देखा होगा पुराणों की परंपरा में वही व्यावहारिक संस्कृत अपनाई जाती रही और फिर यह आम जन के लिए इतनी लोकप्रिय हुई कि केवल भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया की कोई ऐसी भाषा नहीं जिसमें रामायण या रामचरितमानस किसी न किसी रूप में लोगों के हृदय को न छू रही हो। आज भी आप देखते होंगे, हम लोगों ने 2017 में जब अयोध्या में दीपोत्सव के आयोजन को आगे बढ़ाया था, हमारे मन में एक ही बात थी और वो बात यही थी कि कैसे भी हो अयोध्या को उसकी पहचान मिलनी चाहिए। कैसे भी हो अयोध्या को उसकी पहचान मिलनी चाहिए, अयोध्या को वो सम्मान मिलना चाहिए जिसका वो हकदार होना चाहिए। एक द्वंद्व था जब अयोध्या में पहली बार आने की बात हुई। यद्यपि मेरी 3 पीढ़ियां श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए समर्पित थी, मुझे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन शासकीय व्यवस्था जिस नौकरशाही से जकड़ी होती है, उस नौकरशाही में एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो कहता था कि मुख्यमंत्री के रूप में अयोध्या जाने से विवाद खड़ा होगा।
अपने का विवाद खड़ा होता तो होने दीजिए, लेकिन अयोध्या के बारे में कुछ सोचने की आवश्यकता है। फिर एक वर्ग ऐसा था जिसने कहा कि आप जाएंगे फिर राम मंदिर की बात होगी। तो मैंने कहा कौन हम सत्ता के लिए आए हैं, राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और हम लोग उस समय फिर इस कार्यक्रम के साथ जुड़े। मैंने से 19 अवस्थी से कहा, मैंने कहा बस चुपचाप जाकर के देखो दीपोत्सव का कार्यक्रम कैसे हो सकता है। और वे यहाँ आए, उन्होंने यहाँ सर्वे किया, उन्होंने कहा दीपोत्सव का आयोजन होना चाहिए। मैंने कहा मैं जाऊंगा, दीपोत्सव करते करते बीच में फिर राम मंदिर की बात उठेगी तो इसको क्या करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, कार्यक्रम हो इसके बारे में हम सबसे बात करते हैं और सबका सकारात्मक भाव है। और आज आप देख रहे होंगे दीपावली के एक दिन पहले अयोध्या का दीपोत्सव अयोध्या का एक फेस्टिवल बन गया, एक पर्व बन गया है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और मैं मानता हूं यह शुरुआत थी अयोध्या में राम जन्मभूमि बनने की शुरुआत थी, राम जन्मभूमि की आधारशिला रखने की एक शुरुआत थी। अभी मैं जन्मभूमि दर्शन करके आ रहा हूं। मैं गत वर्ष अयोध्या में आए हुए श्रद्धालुओं की संख्या को देख रहा था और मैंने 2015-16 में भी कितने श्रद्धालु यहाँ आए, 16-17 में कितने आए, वो आंकड़ों को भी देख रहा था। एक समय था जब पूरे वर्ष भर में केवल 2,34,000 श्रद्धालु यहाँ पर आए थे 16-17 में। और मैं गत वर्ष के आंकड़े देख रहा था, गत वर्ष अयोध्या धाम में श्रद्धालुओं की संख्या आई थी 16 करोड़। आप अनुमान करिए क्या 2,34,000 और 16 करोड़ में कोई अंतर ही नहीं है। अभी आप देख रहे होंगे लाखों लोग अयोध्या में आज भी दर्शनार्थ आए थे। लोग चाहते थे लेकिन लीडरशिप का अभाव था, लोग उसको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे, सही जानकारी और सही तथ्यों को सामने नहीं आने देना चाहते थे। लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने विरासत और विकास को एक साथ जोड़ करके भारत की परंपरा को उस गौरव के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। और मुझे लगता है कि आज के दिन पर वह लेखनी का आधार बनना चाहिए, क्योंकि जो लेखनी आज होगी वह आने वाली पीढ़ी के लिए धरोहर बनेगी, आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा बनेगी। कैसे भारत का नेतृत्व बदलने के साथ ही भारत एक नए भारत के बारे में सोचने लग गया, एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में सोचने लग गया। एक समय था जब भारत का वासी अपने आप को भारतीय कहने में थोड़ा संकोच करने लग गया था। उत्तर प्रदेश का वासी अपनी पहचान को छुपाता था। ज्यादा समय नहीं, 1 दशक पहले की स्थिति थी और आज क्या परिवर्तन आया है। जो नहीं भी होगा उत्तर प्रदेश का, वो भी कहता मैं भी उत्तर प्रदेश का हूं। जो नहीं भी होगा भारत का, वह कहेगा कि मैं भारतीय हूं। और मैं सच कहूं, दुनिया में ये स्थिति है। मुझे एक बार यूरोप में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं ऐसे ही निकला घूमने के लिए, एक टैक्सी पकड़ी। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई मुझे वो टैक्सी वाला भारत ऐसा लग रहा था जैसे भारतीय हो। तो मैंने उससे पूछा कहां के रहने वाले हो। उसने कहा पंजाब। फिर मैंने कहा पंजाब कहां से, और थोड़ा ठेका। मैंने कहा पंजाब का बोल रहा, कोई बोल अमृतसर का बोलेगा, लुधियाना का बोलेगा, या किसी पंजाब की किसी कस्बे का बोल देगा। मैंने कहा क्यों, पंजाब से चुप क्यों गए। कहा सब पाकिस्तान का रहने वाला हूं, पाकिस्तान वाले पंजाब से। तो मैंने कहा तुमने इंडिया क्यों कहा, तुमने भारतीय क्यों कहा। उसने कहा साहब भारतीय कहने पर हम लोग सेफ रहते हैं, अगर हम पाकिस्तान का बोल दें तो पता नहीं क्या हो जाए। यह स्थिति आज दुनिया के अंदर है। भारत के प्रति सम्मान का भाव है, लेकिन जिन्होंने दुनिया को आतंकवाद दिया उनके प्रति उतनी ही नफरत का भाव दुनिया के मन में भी है। और इसीलिए अयोध्या
यह लेखनी का भी एक आधार है, साहित्य की आधार भूमि भी है। कौन सी ऐसी भाषा है भारत की या दुनिया की जिसने वाल्मीकि रामायण को आधार बना करके वहां की शैली में रामायण रचा हो। दीपोत्सव के अवसर पर जब दुनिया के तमाम देशों की रामलीलाएं यहां आती हैं, आप देखते होंगे, भले उनकी लोकल कला के रूप उन्होंने उस मंचन को किया हो, लेकिन भाव सबका एक है और वह वही है जो हमारे यहाँ की रामलीला, जिसकी शुरुआत संत तुलसीदास जी ने मध्यकाल में की थी, जिसकी आधारशिला त्रेता में ही महर्षि वाल्मीकि ने रख दी थी, उसी को आधार, वही आधार बनकर के आगे बढ़ी। और लेखनी की शैली क्या हो यह लेखक पे निर्भर करता है, लेकिन आधार क्या हो यह तो रामचरितमानस को लिखते समय तुलसीदास जी को भगवान शिव की प्रेरणा और हनुमान जी की प्रेरणा से प्राप्त हो गई थी कि लोकल भाषा में रचो, भगवान राम की भाषा में रचो, तो ये और भी ख्याति प्राप्त हो गई। और रामचरितमानस को उन्होंने अवधि में ही रच डाला। कौन ऐसा परिवार है उत्तर भारत का जिसमें रामचरितमानस में सुंदरकांड का पाठ उसके घर में न होता हो? कोई भी मांगलिक कार्यक्रम होता है, लोग अपने घर में सुंदरकांड का पाठ करते हैं, लोग अपने घर में अखंड रामायण का पाठ करना प्रारंभ कर देते हैं। हर सनातन धर्मावलंबी इसके पीछे जाता है। और इसीलिए अयोध्या में कला और साहित्य से जुड़े हुए इस महोत्सव का शुभारंभ ये वास्तव में यहीं से इसकी शुरुआत होनी चाहिए, लेकिन हम पिछड़ गए। यतीन्द्र जी ने इसको फिर से प्रारंभ किया है, इसको और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और रामायण महोत्सव के साथ इसको जोड़ करके और भी अच्छे ढंग से अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि साहित्य यह समाज का दर्पण तो होता ही है, यह समाज के सृजन का आधार भी बनता है। समाज अगर सृजित होगा तो वह एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा। अच्छी लेखनी, कालजयी लेखनी को पुनर्जीवित किए जाने की आवश्यकता है। आज के समय में चुनौती है, क्योंकि पढ़ने लिखने की परंपरा बाधित हुई है। डिजिटल मीडिया ने, सोशल मीडिया ने अनेक बैरियर खड़े किए हैं, लेकिन इन बैरियर को पार करते हुए भी अगर हम कोई रास्ता फिर से बना सकें और कोई कालजयी रचना के सृजन का मार्ग इस प्रकार के लिटरेचर फेस्टिवल के माध्यम से आगे बढ़ा सकेंगे तो निश्चित ही साहित्य के लिए भी, समाज के लिए भी वह अत्यंत उपयोगी साबित होगा। मैं एक बार फिर से अयोध्या लिट फेस्टिवल के लिए यतीन्द्र मिश्र जी को और उनकी पूरी टीम को वैसे धन्यवाद देते हुए इसके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।